राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम पास हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर करोगे, बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करोगे, तभी जाके आप टॉप पर पहुंचोगे। और आपको पता है टॉप 1 में आपको आना है। टॉप 1 का मतलब समझ रहे हो ना? 1 गुना की बात कर रहा हूं, ये रैंक 1 की बात नहीं। आपको 1 गुना में आना है। जितनी आपकी वैकेंसी निकल के आती है बस उसमें आ जाओ, आपकी मौज है, बल्ले बल्ले है। ठीक है, फिर लड्डू बर्फी ले आना। ठीक है, और रिजल्ट है वो अगर सर्दियों में आए तो गोंद के लड्डू लेके आना, और अगर गर्मियों में आए तो ठंडी ठंडी रसमलाई लेके आना। ठीक है, चलो पढ़ोगे तभी तो लेके आओगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जो पादप विज्ञान के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं, यानी पेड़ पौधों से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज वाली क्लास में मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस को आपको याद करते हुए चलना है और इनको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि दोबारा से आपको इनका रिविजन जरूर करना है। ठीक है, आज क्वेश्चंस की संख्या वो थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। थोड़ी क्या, ये समझ लो जितनी हम करवाते हैं ना, आज ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना। सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस हैं आज वाली क्लास में होने वाले हैं, जो पादप विज्ञान से आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जो कल कमेंट आ रहे थे सर जी हाईलाइट मत किया करो, तो आज आपके हाईलाइट हैं उनको हटा दिया है। ठीक है, ताकि आप साथ में आंसर करते हुए भी चल सकते हो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बताओ। पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है भाई प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस उनको कहा जाता है। तो याद रख लेना कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन है वो बनाते हैं। ठीक है जी। श्वसन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। श्वसन के बारे में आपको पता होगा कि जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। मानव शरीर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, ये अपने को बताना है। कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए जरूरी कौन सा है? बताइए, कौन सा आपके लिए जरूरी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य रूप से वर्णक उत्तरदायी होता है, मतलब जो जरूरी होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण किस काम के आता है? रिपीट करते हुए चलो, क्योंकि क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे कि आपके क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है वो होता है आपका क्या? क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, और आप सभी जो अगर कोई स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में जरूर ऐड करना। ठीक है जी। चलो, रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, ये अपने को बताना है। बताओ भाई, जो रंध्र होते हैं उनको खुलने और बंद करने का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, वो किसके पास होता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो गार्ड सेल्स होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनके पास होता है। ठीक है, क्योंकि रक्षक कोशिकाएं क्या होती हैं? रक्षा करने का काम करती हैं। और मानव शरीर में रक्षा करने का काम कौन करती हैं? WBC। ठीक है जी, उनको क्या कहा जाता है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो रंध्रों को खुलने और बंद करने का नियंत्रण किसके पास होता है? गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाओं के पास होता है। रक्त नहीं, रक्षक कोशिकाएं। ठीक है जी, क्योंकि पौधों में है वो रक्त नहीं होता है, ये आप सभी को पता होगा। चलो, पौधों के
वायव्य भागों में से जल के नुकसान को क्या कहा जाता है? पौधों के वायव्य भागों से जल के नुकसान को क्या कहा जाता है बताओ? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज, बताओ बताओ भाई बताओ क्या होगा? यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं उनसे जो पानी निकलता है, समझ रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा मैं क्या करवाता हूं, PYQ प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि भाई जो आए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चंस प्लस में उस टाइप के क्वेश्चन प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नहीं आए लेकिन आ सकते हैं वो हम कर रहे होते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए क्या है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दृढ़ीकरण को बढ़ावा देता है, ये अपने को बताना है। बताओ कौन सा पादप हार्मोन है? और अगर जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे होंगे ना उनको तो इसका आंसर पता भी होगा। तो आंसर कीजिए क्या क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा भाई? ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। पौधे की पहचान, नामांकन और वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या है कि पौधों की पहचान करना, उनका नामांकन करना और उनका वर्गीकरण करना, मतलब पहचानना कि कौन सी जाति का है भाई, फिर उस पौधे को नाम देना कि उसका नाम क्या है, फिर वर्गीकरण करना, इनकी जो कैटेगरी होती है उनमें इनको अलग अलग करना, उसको क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। बताइए बताइए इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है टेक्सोनोमी, यानी वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग डिवाइड करना कि भाई ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का पौधा है। जैसे मैंने कल साइंस का पेपर सोल्व करवाया था परसों, तब आपको बताया था झाड़ी वाला और वो वाला बताया था ना, वैसा ही है कि ये झाड़ी के अंदर आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। इसी को बोला जाता है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसको, और हिंदी में टैक्सोनॉमी भी लिख देता है, इसलिए मैं इंग्लिश वाला भी बोल के आपको बता रहा हूं। जो लिख देता है वो मैं बोल देता हूं, जो नहीं लिखता वो आप खुद पढ़ लिया करो। ठीक है भाई, आगे है कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये अपने को बताना है। बताओ, टैक्सोनॉमी तो आप समझ गए होंगे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। अब इस विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जो आपका कोरलिनियस हो जाएगा, ठीक है, कोरलिनियस है, लीनियस है, इसको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जनक मेनली उस चीज को कहते हैं जो इसकी शुरुआत करता है, समझ रहे हो, जो इसकी शुरुआत करता है उसी को कहा जाता है जिसका कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होता है, शुरुआती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया था, वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी में बांटना, अलग अलग जातियों में बांटना कि ये इसका है, इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। तो जातियों को इंग्लिश में इसमें क्या बोला जाता है? पेड़ पौधों में स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में जाति भी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको स्पीशीज लिख के भी दे देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और मेनली जाति नहीं, ये ही आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पीशीज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हो सकता है भाई मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है ना वो खराब हो, क्योंकि हरियाणा से है। ठीक है, इंग्लिश के बारे में आप सभी जितना जानते हो इतना ही मैं जानता हूं, और हो सकता है कि आपसे कम जानता हूं, क्योंकि आप भाई आपका एग्जाम, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैंने लगभग 2018 के बाद कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, 18 के बाद छोड़ दी थी। हाँ ठीक है, चलो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहने वाले पौधे कहलाते हैं, और अपने हरियाणा में तो वैसे भी कोई नहीं बोलता, तो इसका जो क्या रहता है, रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए
2 वर्षों से अधिक जीवित रहने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? 2 वर्षों से अधिक जीवित रहने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। मैंने आपको बताया ना कि साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष वाले पौधे की बात करता तो हम 1 वर्षीय बोल देते, 2 वर्ष वाले पौधों की बात करता तो द्विवर्षीय बोल देते, लेकिन इसने क्या बोला है? 2 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाले। 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा, उससे ज्यादा की बात कर रहा है। तो उससे ज्यादा जीने वाले को क्या कहा जाएगा? बहुवर्षीय कहा जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा भाई? बहुवर्षीय कहा जाएगा, मतलब कि जो ज्यादा जीता है, ज्यादा समय के लिए जीता है पौधा। ठीक है जी, चलो आगे है, आपको बताना है वह की कुल संबंधित होता है। भाई ये है क्या? ठीक है, आप देख लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लेना। ये किससे संबंधित है? बताओ, ये किससे संबंधित हो जाएगा? बताओ किससे संबंधित हो जाएगा? ठीक है, अभी यार इसका आ नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप पे। वैसे ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका अनाज से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थोड़ा अलग टाइप का आ गया है, चलो इसको बाद में देखते हैं ना, इसको अभी छोड़ देते हैं। मैं कल वाली क्लास में बता दूंगा या अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वैसे वो संबंधित किससे है? अनाजों से संबंधित हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं सेम टू सेम रिपीट होंगे आपके एग्जाम्स में, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, लैंग्वेज का भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे सिलेक्ट किए हैं हमने। ठीक है, बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं। आप देख लो, मैंने ईमानदारी से बता दिया ना कि उस क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ रहे हो? तो है। चलो, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में अभी हमने बात किया था। ठीक है, तो अब बताओ कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है? तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक में होता है। किस में हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप 2 समान डॉटर कोशिकाएं बनती हैं वह क्या है? ये अपने को बताना है। बताओ क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? ये अपने को बताना है कि वह क्या है। कि कोशिका विभाजन का वह प्रक्रिया, यानी कि उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसके कारण 2 समान डॉटर कोशिकाएं बनती हैं, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है भाई समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में होता है। कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? बताओ, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? बताइए भाई, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? तो कोशिका के केंद्रक में क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। पादप कोशिका की कठोर बाह्य परत क्या कहलाती है? यह आपको बताना है। जो पादप कोशिका होती है उसकी कठोर बाह्य परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो बाहर की जो कठोर होती है ना उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई सेल वॉल कोशिका भित्ति। क्या कहा जाएगा? सेल वॉल कोशिका भित्ति उसको कहा जाता है। ठीक है, पादप कोशिका की कठोर बाह्य परत को क्या कहा जाता है? सेल वॉल, यानी सेल की दीवार, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, जो मजबूती से रक्षा करती है। ठीक है, चलो, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। सभी को इसका आंसर करना है भाई, सभी को आंसर करना है। हर एक कोई इसका आंसर करने वाला है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार हमने लगा दिया है, अब आप इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है,
तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल जो है उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रेगर मेंडल है उनको जाना जाता है। एक दिन की भौतिकी अभिव्यक्त जैसे फूल का रंग क्या कहलाती है? एक दिन की भौतिकी अभिव्यक्ति, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है बताओ। जैसे भाई फूल का रंग है, ठीक है, इस तरीके से है, बताओ उसको क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? फेनोटाइप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फेनोटाइप कहा जाएगा। फेनोटाइप। एक मुझे क्वेश्चन दिखा है, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर ऑप्शन दिखा है। तो हमारे अंदर है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कितने गुणसूत्र होते हैं, हर एक स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है, कितने गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। अगर आपने सही कर दिया, इसका मतलब आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो और आराम से उनको पढ़ भी रहे हो, ठीक है, उनको आराम से पढ़ भी रहे हो। बताओ, परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जो परागकोश के जरिए है फूल का वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? कहां पर लिखा हुआ? ट्रांसफर, मतलब बदल देना, ठीक है, यहां से यहां पर पहुंचा देना, उसको क्या कहा जाता है? बताओ बताओ क्या कहा जाएगा? ठीक है, उसको कहा जाएगा भाई ऑटोगैमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी कहा जाएगा। स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एक फल परिपक्व होता है, जो एक फल है वो कब परिपक्व होता है, ये अपने को बताना है। बताओ, एक फल परिपक्व कब होता है, ये आप सभी को बताना है। बताओ, ठीक है, बताइए। तो एक फल परिपक्व होता है, कहां पर होता है? फूल में नहीं होगा, बीजांड में नहीं होगा, पुंकेसर में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ओवरी, अंडाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी, अंडाशय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, आप सभी को अपनी जो बुक है उसमें नोट कर लेना है और इनका रिवीजन दोबारा जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप में से मोस्टली स्टूडेंट है पहली बार पढ़ रहे होंगे और पहली बार में ये याद होने वाले नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ याद हो जाएंगे, जो आपने पहले उनका नाम सुना हुआ है वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनका एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। या तो आप इनको नोट कर लीजिए, या इस वीडियो को जैसे आज अभी देख रहे हो तो कल दोबारा देख लेना, क्योंकि बाद में देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तुरंत, यानी कि एक दिन बाद ही तुरंत देखना, ताकि रिवीजन हो जाए और आपको याद हो जाए, ठीक है जी। चलो, इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है भाई? बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो ये हो जाएगी आपकी बीटी कपास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? बीटी कपास हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? बीटी कपास। आगे बढ़ते हैं कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ठीक है। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो लवणीय जल में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? बताइए। तो उन पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता, और एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा भी होगा। और जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, तब आपको मेरी बातों पर यकीन होगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको इतना भी नॉलेज नहीं है। जब एग्जाम देने बैठोगे तब पढ़ा हुआ दिखेगा, आपको याद करवाया हुआ दिखेगा, और क्वेश्चंस पेपर देख के आप खुश हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा। जैसे सीईटी में है ना, मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाया था ग्रुप सी वाले स्टूडेंट के लिए। पेपर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हार्ड भी आया है,
लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने विश्वास करके पढ़ा था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया था। लेकिन जब पेपर में उन्होंने देखा तब उनका हौसला बढ़ा कि हाँ जो सर पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो हमसे लास्ट में जुड़े थे, अगर वो पहले से जुड़े हुए होते तो उनका और ज्यादा फायदा होता। ठीक है, चलो। एक बंजर चट्टान पर सबसे पहले बसने वाली प्रजाति को क्या कहा जाता है? एक बंजर चट्टान पर सबसे पहले बसने वाली प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेन। और ऐसे क्वेश्चन है ना आपको छोटी मोटी जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप देख लेना बुक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चंस मिला के देखना, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। अच्छी अच्छी बुक्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वरना कोई ऐसी ही बुक है ना उसमें आपको नहीं दिखेगा। वह संबंध जहां दोनों जीवों को लाभ होता है क्या कहलाता है? बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी तो है ही लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इस बात को नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये तो आप बता दो, ये तो आप सभी को पता होगा कि वह संबंध जहां दोनों जीवों को लाभ होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। सहजीविता, सह का मतलब साथ, जीविता का मतलब जीते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। ठीक है, चलो। जैसे आजकल बोला जाता है ना कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देखो म्यूचुअल यहां पर लिखा हुआ है, म्यूचुअलिज्म इसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताओ, ऊर्जा का स्रोत कहां से मिलता है? इन सभी जो पेड़ पौधे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? तो इनको ऊर्जा मिलती है भाई सूर्य से। कहां से मिलती है? सन से मिलती है, सूर्य से इनको ऊर्जा मिल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। कीटों को पकड़ने और पचाने वाले पौधे कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कीटों को पकड़ने के लिए बताओ, कीटों को पकड़ने और पचाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो कीटों को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं, पचाते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? बताओ। तो नाम से ही पता चल गया होगा ये तो कि उनको क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गन्ना पौधे का कौन सा भाग होता है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, कभी गन्ने का पूछ लेगा, कभी आपसे हल्दी का पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। ठीक है, और अपने HSSC तो है, बाकी इससे भी एडवांस होता है। जैसे मैंने पेपर दिखाया था तब आपको पता चला होगा कि हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल के। तो बताओ कि गन्ना का क्या होता है, कि गन्ना पौधे का कौन सा भाग होता है? जैसे गन्ना बोया जाता है तो आपने देखा होगा ऊपर क्या होती है? पत्तियां होती हैं, और नीचे क्या होती है? उसकी जड़ें होती हैं, है ना। लेकिन हम खाते हैं उसी को गन्ना बोलते हैं, ये वाला हिस्से को। और ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये वाला हिस्सा है, उसको तना बोला जाता है। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? जड़ बोला जाता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोल दिया जाएगा? पत्तियां बोल दिया जाएगा। ठीक है, और जिन पे फल लगता है उनको फल बोल दिया जाता है। ठीक है, फल फूल तो आप जानते ही होंगे। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जैसे मैंने बोला था ना कि हल्दी वाला आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या बोलते हैं, इसको कंफ्यूज होते हैं। बताओ कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ठीक है, ये अभी आर्मी के एग्जाम्स में भी आया था भाई। ठीक है, मैंने करवाया था, पहले आया हुआ है या पता नहीं इस बार आया था, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने आर्मी वाले स्टूडेंट को भी करवाया था, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये तने से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है भाई? तने से प्राप्त होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे एक पौधा होता है, ऊपर पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये तना होता है और इस तने के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं, और इसके नीचे इसकी जड़ होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जड़ पे है, लेकिन इसको क्या माना जाता है? तना के पास माना जाता है, इस तने के बिल्कुल पास होती है।
तो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम या तना, या इसको प्रकंद भी लिख दिया जाता है। ठीक है, राइजोबोम है, इसको बोल दिया जाता है राइजोबोम। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, तना या प्रकंद। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। चलो क्या हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं कि हेविया ब्रासिलिएंस पौधा किसका स्रोत होता है, ये अपने को बताना है। बताओ, बताइए। ये पौधा है ना, हेविया ब्रासिलिएंसिस, ये पौधा किसका स्रोत होता है। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है। तो ये स्रोत होता है भाई किसका, रबर का। और आपसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे कि रबर है वो कौन से पौधे से प्राप्त होता है। तो ये नाम याद रख लेना, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये आया हुआ है क्वेश्चंस, तभी मैंने करवाया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। चलो चाय का तो मैं बता देता हूं कि चाय का उत्पादन कहां पर होता है, असम में होता है। लेकिन आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है, कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है। और विश्व में पूछा जाए तो भारत और चीन में है वो चाय उत्पन्न होती है। और अगर कॉफी की बात करें तो इसका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, विश्व वाला मैंने आपको बता दिया है कि ब्राजील में कॉफी उत्पन्न होती है। लेकिन आप सभी कमेंट करके बताओगे कि भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है। ठीक है, मैं कल वाली क्लास में बता दूंगा, इंडिया जीके वाली क्लास में। जिनको नहीं पता है और पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और जिनको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में भी देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉफी वाला एग्जाम्स में आया हुआ है। चलो, जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि भाई साइंस पढ़ रहे हैं तो साथ में इंडिया जीके भी आएंगे ना एग्जाम्स में, हरियाणा जीके भी आएंगे, तो सब कुछ बताते हुए चलेंगे। अभी बस एक बार ये समाप्त हो जाते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स, फिर जो अपने मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे ना उसमें इंडिया जीके, हरियाणा जीके सब कुछ एक साथ चलेगा, साइंस वगैरह। चलो, कि मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला कुनेन किससे प्राप्त होता है। तो देखो, कल हमने मलेरिया पढ़ा था, तो मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है ना। लेकिन उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी एग्जाम्स में पूछता है। तो कुनेन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है भाई, कुनेन का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि ये कौन से पौधे से प्राप्त होता है। अब ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पौधे से प्राप्त होता है। तो ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। कौन से पौधे से प्राप्त होता है भाई, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होगा। ठीक है, तो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला कुनेन है। तो मलेरिया का इलाज के लिए किसका प्रयोग होता है, कुनेन का। और ये जो कुनेन प्राप्त होता है वो किससे होता है, सिनकोना के पौधे से ये हमें प्राप्त होता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अभी तो और क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि आज 30 ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज क्वेश्चन की संख्या है वो थोड़ी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, चलो, कोयर उद्योग से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो जो कोयर उद्योग होता है वो कौन सा रेशा प्राप्त होता है, आपको बताओ। तो जो कोयर उद्योग है उनमें क्या होता है, नारियल का इस्तेमाल। तो क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये हो जाएगा नारियल। ठीक है, चलो, पादप रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो अध्ययन वाले क्वेश्चन है ना वो आपसे एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके साइंस है ना उसमें अध्ययन का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, किसी ना किसी का भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका आप बताओ। अब पादप रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अगर डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है, पादप रोग विज्ञान, क्योंकि पादप रोग की बात हो रही है तो पादप रोग विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट वाला हो जाएगा यहां पर पादप रोग विज्ञान। चलो, यह एक पौधा में होने वाली फफूंदी रोग होता है। ठीक है, पौधों में होने वाला फफूंदी रोग कौन सा है, इनमें बताओ। पौधों में होने वाला है फफूंदी रोग, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा पौधों में होने वाला फफूंदी रोग। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया भाई। ठीक है, कई बार। ठीक है, अपने HSSC के एग्जाम्स में भी आया हुआ शायद ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम्स में। ठीक है, SSC वगैरह के एग्जाम्स में भी काफी बार आया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आलू का झुलसा रोग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? आलू का झुलसा रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, इनके थोड़े कम चांस है, ये जो बैंगन वाले हैं ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे कोई पौधे का नाम देकर, ठीक है, कोई भी सब्जी का पौधा दे देगा, कोई भी फल का पौधा दे देगा, उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो भाई स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप याद कर सकते हो तो करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हो तो करने की कोशिश करना, ये आपके लिए हो सकता है कि फायदे का सौदा हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि एक आधी बार किसी ना किसी एग्जाम्स में ये देखने के लिए मिले हैं। तो बैंगन की जो छोटी पत्ती का रोग है उस किसके कारण होता है? तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। आगे देखो क्या है, बोर्डो मिश्रण एक सामान्य कवकनाशी है जिसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये आपको बताना है, बताओ। बोर्डो मिश्रण एक सामान्य कवकनाशी है, यानी कि कवक को नाश करने का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है? कवक को नाश करने का काम करता है। तो बताओ ये किसका मिश्रण होता है? तो ये किसका होता है भाई? चूना होता है इसमें और तांबा सल्फेट, हाँ यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूना और तांबा सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। जो चूना होता है ना पेड़ पौधों में, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कैल्शियम वगैरह की उनकी पूर्ति होती रहती है, फल वगैरह है, फूल वगैरह है, वो अच्छे से आते हैं और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक वेक्टर एक जीव है जो, एक वेक्टर एक जीव है जो या क्या काम करता है ये अपने को बताना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब आपको कंफ्यूजन होने लग गया होगा, ठीक है। तो अभी इसको ला सकते हैं, फिर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ना वो अगले क्लास में ऐड कर देंगे। अगले क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और प्लस में इस पादप विज्ञान के बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे। पादप विज्ञान के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उनको हम करने वाले हैं, ठीक है जी, और बचे हुए क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कीजिए, एक वेक्टर एक जीव है जो, बताओ एक जीव है जो क्या काम करता है, बताओ। ये काम करता है भाई एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक रोगजनक संचारित करता है, ठीक है, समझ में आ गया। वेक्टर है वो क्या काम करता है? एक मेजबान से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है वो कमेंट करके बता देना, बाकी आगे कल वाली क्लास में मैं आपको आगे करवाने वाला हूं कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होता है। हर एक स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है, समृद्ध का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन, गेहूं, चावल, मूंगफली, ये अपने को बताना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस कैसे लगे ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना। मेहनत अच्छी लगती है, क्वेश्चंस अच्छे लग सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो, और वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में बोल के टाइम वेस्ट नहीं करता, ना आपको डिस्टर्ब करता हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है जी, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वैसे आपको पता है सुबह 11 बजे आपके लिए क्लास आती है और शाम को 5 बजे आपके लिए क्लास आती है, ठीक है, अपने इस चैनल पे। चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इनका दोबारा से रिवीजन जरूर कर लेना। बचे हुए क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।